अब हम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमारे हर बिजनेस को दो तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक फिक्स्ड कैपिटल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल। वो कैपिटल जो वर्क कर रही है, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। जो रोज के लिए आपको पैसा चाहिए, कभी सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शे वाले को, बस वाले को, पोस्टल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो डे क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, बिल्स पेबल पे करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो आपको जो ये पैसा चाहिए डेली के लिए, वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। एवरी बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स, और वो अमाउंट हमारे करंट इन्वेस्ट एसेट्स में इन्वेस्टेड होती है। This investment facilitates smooth day-to-day operation of the business. Current assets are usually more liquid का मतलब जो easily कैश में कन्वर्ट हो जाएं, but contribute less to the profit than the fixed assets. वो easily कैश में तो कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स एसेट्स का ज़्यादा होता है। फिक्स एसेट्स की वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं एज कंपेरिजन टू करंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। करंट एसेट्स इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है उसे पहले बताया जा रहा है, कैश इन हैंड या बैंक। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो इजीली सेलेबल होती हैं, कभी भी आप उन्हें बेच सकते हो, तो इस वजह से उनका वो लिक्विड ज़्यादा मानी जाती है, कैश से कम। बिल रिसेवेबल, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे इसकी पेमेंट होती है, पैसा चाहिए हो तो आप डिस्काउंट भी करा सकते हो। डेटर्स, तो आप देख सकते हैं बिल रिसेवेबल ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि उसे आप डिस्काउंट भी करा सकते हो। डेटर्स के साथ ये फैसिलिटी नहीं होती है। बुक्स में इसके लिए एक कॉमन टर्म लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, जो गुड्स पूरे तैयार हो चुके हैं उनका स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस, जो गुड्स अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं। और रॉ मटेरियल, इसका स्टॉक। तो ये तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होती है, क्लास 11 में भी बताया था। और इसमें फिनिश स्टॉक जो है ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, सेमी फिनिश्ड को पहले फिनिश्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बिकेगा। और रॉ मटेरियल तो अभी बनना ही स्टार्ट नहीं हुआ है। और लास्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर दिए हों, ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। नॉर्मली ये कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें 1 ईयर से कम के लिए करंट एसेट्स की कैटेगरी में गिना जाता है। दीज एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर, ये हम अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। दीज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस, यानी कैश में कन्वर्टेबिलिटी। An asset is more liquid if it is converted into cash quicker without reduction in its value. Insufficient investment in current assets may make it more difficult for an organization to meet its payment obligation. अगर हम current assets में सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारा कैश ब्लॉक हो जाए और हम अपनी लायबिलिटीज़ पे ना कर पाएँ। अगर हमारा पैसा ज़्यादा स्टॉक में ब्लॉक रहता है तो ऐसे में हमारे पास कैश की कमी रहेगी। अगर हमारे पास कैश ज़्यादा रहता है तो हमारे पास कैश कम नहीं होगा। डेटर्स काफ़ी हाई रहते हैं तो वो जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा रहता है ना, रॉ मटेरियल की अमाउंट बहुत ज़्यादा रहती है तो कैश में कन्वर्ट होने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो हमारी पैसा कौन से लिक्विड एसेट में ज़्यादा इन्वेस्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लेस लिक्विड एसेट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो लायबिलिटीज़ को पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटी विच आर टू बी पेड विद इन अ ईयर, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब हमने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है और अभी भी आगे भी है हमारे सिलेबस में। सम पार्ट ऑफ द करंट एसेट इज यूजुअली फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज, दैट इज करंट लायबिलिटी। कुछ करंट एसेट्स को आप करंट लायबिलिटी के थ्रू अरेंज करते हो, जैसे आप
डेटर्स की जो डेटर से पैसा आता है उससे क्रेडिटर्स को पे करते हो। आप क्रेडिटर्स को कह देते हो कि मुझे डेटर से पैसा मिलेगा तो मैं आपको पेमेंट करूँगा। उसी तरीके से आप उधार में स्टॉक रॉ मटेरियल खरीदते हो तो उधर क्रेडिटर्स बढ़ गए, इधर रॉ मटेरियल बढ़ गया। इसका मतलब आपने रॉ मटेरियल किससे अरेंज करा? करंट लायबिलिटी से अरेंज करा। तो दो टर्म यूज़ होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स, जितना पैसा हमारा करंट एसेट्स में लगा हुआ है वो कहलाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो एक्चुअली हमारे पास पैसा है, क्योंकि जैसे ही करंट एसेट से पैसा आएगा वो हम करंट लायबिलिटी को पे कर देंगे। तो जो एक्चुअल अमाउंट सर्कुलेट हो रही है बिजनेस में वो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और उसे बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो दो वर्किंग कैपिटल होती हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। द नेट वर्किंग कैपिटल में बी डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, यानी फॉर्मूले को डेफिनेशन में बता दिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। किससे कैसे डिसाइड होता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या कम है? तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये दिमाग में ये रखना है, जब भी हम कोई पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि हम जिस करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो कितना ज़्यादा लिक्विड है। अगर वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कम होगी। अगर वो बहुत कम लिक्विड है तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। उसके अलावा फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट और नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से बच्चे ये सोचने लग जाते हैं क्योंकि ये फिक्स कैपिटल का अपोजिट है तो इसमें हर चीज़ अपोजिट होगी। इसमें कोई भी बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि उसके पॉइंट उनकी हेडिंग्स में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि कुछ कॉमन हेडिंग्स आएंगी। ये बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट थिंग है। अभी डिस्कस करते हैं कैसे। नेचर ऑफ बिजनेस वहाँ भी था। नेचर ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ा था सर्विस इंडस्ट्री होती है, ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं। सर्विस इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब उनको कोई स्टॉक तो मेंटेन करना होता नहीं है, तो जब उनके पास काम आता है तभी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है। ट्रेडिंग फर्म्स की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो हाई है सर्विस इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उनको फिनिश्ड गुड्स खरीदने होते हैं। ट्रेडिंग फर्म कौन सी थी? जो खरीद कर बेच रही थी। उनको फिनिश्ड गुड्स खरीदने होते हैं और वही फिनिश्ड गुड्स वो आगे बेचते हैं। तो आपके आसपास जो कन्फेक्शनरी शॉप्स हैं वो ट्रेडिंग फर्म्स हैं, तो वो जो सामान खरीदते हैं तो उनका स्टॉक बहुत हाई हो जाता है। स्टॉक हाई हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ गए। और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो बनाकर बेचती हैं उनके पास रॉ मटेरियल भी होते हैं उनके, क्योंकि उन्होंने बनाना है और फिर बेचना है। वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है और फिनिश गुड्स भी होता है। तीन तरह के स्टॉक होते हैं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग फर्म की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे हाई होती है इन सब में। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। हम किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम स्मॉल लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कैसी होगी, हम बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कैसी होगी। तो बहुत सिंपल सा है, हम जितने छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी कम, और हम जितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उतनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा। आप जितनी बड़ी दुकान खोल के रखोगे उतना ज़्यादा आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, और जितनी छोटी आप दुकान रखोगे उतना कम आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा कहाँ है? जहाँ पे बड़े लेवल पे काम हो रहा है, जहाँ पे स्केल ऑफ बिजनेस लार्ज है। बिजनेस साइकिल, ये नया पॉइंट आया है। हमारी इकोनॉमी में 4 तरह के बिजनेस साइकिल माने जाते हैं। पहला साइकिल माना जाता है बूम, जिस स्टेजेस होती हैं। बूम स्टेज में क्या है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, सारी कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है, जो आज से 4-5 साल पहले इंडिया में भी था जब पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। फिर उसके बाद आता है
रिसेशन में क्या होता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है, धीरे धीरे गुड्स अनसोल्ड रहने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, गुड्स अनसोल्ड रहने शुरू हो जाते हैं। फिर आता है डिप्रेशन, सारी दुकानें बंद, लोगों की इनकम ही नहीं है, लोग कुछ कमा ही नहीं पा रहे इसलिए खरीद ही नहीं रहे हैं। और उसके बाद आती है रिकवरी, जिससे लोग जो है वापस रिकवर करना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा बूम। ये एक सर्कल है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। अगर बूम स्टेज चल रही है तो इसका मतलब आपका बिजनेस प्रॉस्पर कर रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, आप बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल बनाओगे, खरीदोगे, आप बहुत सारी चीज़ें बनाओगे, खरीदोगे, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है। जब डिप्रेशन चल रहा होगा तो आप की चीज़ें बिक ही नहीं रही हैं, स्टॉक में जितना है उतना ही है, आप और चीज़ें नहीं बनाओगे क्योंकि चीज़ें बिक नहीं रही हैं, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। सीजनल फैक्टर, ऑफ सीज़न सुना होगा आपने, और पीक सीज़न। अगर पीक सीज़न है और ऑफ सीज़न, इन्होंने लीन लिखा है, आप ऑफ भी ले सकते हो। अगर ऑफ सीजनल प्रोडक्ट का टाइम चल रहा है, जैसे इस वक्त जो है समर्स या रेनी सीज़न चल रहा है, तो विंटर क्लोथ की ज़रूरत नहीं है, तो उनका ऑफ सीज़न है, तो उनकी जो विंटर क्लोथ बेचते हैं तो उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। और जिनका ये आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स का पीक सीज़न चल रहा है तो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। प्रोडक्शन साइकिल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं वो कितने टाइम में प्रोड्यूस होते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कुछ ही घंटों में प्रोड्यूस हो जाते हैं, कुछ मिनट्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं। कई प्रोडक्ट को 4-5 दिन लग जाते हैं, कई लोगों प्रोडक्ट ऐसे में 4-5 महीने लग जाते हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऐसा है जिसे 6 से 8 महीने भी लगते हैं। तो और फॉसिल फ्यूल ऑयल जैसी चीज़, इसको कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं क्या कहते हैं बनने में। तो जिसका प्रोडक्शन साइकिल जितना बड़ा है, आपको उसका स्टॉक उतनी देर तक उतना ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी का प्रोडक्शन साइकिल 6 महीने है तो आपको 6 महीने का स्टॉक बनाकर तैयार रखना पड़ेगा, ताकि जब 6 महीने बाद ऐसा ना हो कि उससे पहले हमारा सामान ख़त्म हो जाए। तो ऐसे में स्टॉक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जिसका जितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा है, और जिसका जितना शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी कम। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि हम अपने कस्टमर को क्या उधार में सामान बेचते हैं। अगर हम उसको सिर्फ कैश में सामान बेचते हैं, या हमारी क्रेडिट पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, हम अलाउ ही नहीं करते या कम टाइम का क्रेडिट अलाउ करते हैं। जैसे कई कस्टमर्स को कोई 10 डेज का करता है, कोई 6 डेज का करता है, कोई करता ही नहीं है। तो जिसकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब उसके गुड्स कैश में बिकते हैं और उसका कैश की अमाउंट अच्छी होती है। कैश की अमाउंट अच्छी होती है तो उसकी लिक्विडिटी हाई है, इसका मतलब उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर किसी की बहुत लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, उधार तुम भी ले जाओ, उधार में तुम भी ले जाओ, जब मन आए जब पैसे दे देना, जितना ज़्यादा आपकी लीनियंट है क्रेडिट पॉलिसी, उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका पैसा डेटर्स के पास फंसा रहेगा और आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और भी उधार की ज़रूरत पड़ेगी, आप कैश में नहीं खरीद पाएंगे। क्रेडिट अवेल्ड, आपको सप्लायर्स जो हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो आपको क्रेडिट कैसा देते हैं। अगर आपको वो इजीली सप्लायर से क्रेडिट मिल जाता है तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द क्रेडिट इज अवेल्ड इजीली, आप लो वर्किंग कैपिटल से काम चला लोगे, क्योंकि आपको कैश में पेमेंट करना ही नहीं है, तो आपको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर और जब चाहे खरीद लोगे। और लेकिन अगर आपको इजीली क्रेडिट नहीं मिलता है, क्रेडिट पॉलिसी आपके सप्लायर्स की स्ट्रिक्ट है, तो ऐसे में आपको कैश में ही खरीदना पड़ेगा, और ऐसे में आपको वर्किंग कैपिटल हाई रखनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि आप कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्शन में कितना वेस्टेज होता है और कितना अच्छा आउटपुट होता है। जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतने उसे कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास
रॉ मटेरियल है तो आप अगर एफिशिएंट है तो उस रॉ मटेरियल से ज़्यादा आउटपुट कर लेंगे, लेकिन जो इनएफिशिएंट होगा वो सेम रॉ मटेरियल से कम आउटपुट कर पाएगा, तो इसलिए उसे और रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे में उसे ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, यानी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल क्या इजीली अवेलेबल है मार्केट में, क्या उसका रॉ मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है या उसको आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, कभी कभी बनता है। अगर वो इजीली अवेलेबल है तो आप जब चाहे खरीद सकते हैं, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है तो आपको एडवांस में उसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई चाहिए। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, आपका बिजनेस कितना बढ़ रहा है। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, फ्यूचर में बढ़ने की सिचुएशंस है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, नहीं तो आप कम वर्किंग कैपिटल से काम कर लोगे। यानी आपको अगर ग्रोथ हो रही है तो आपको नॉर्मल से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेवल ऑफ कंपटीशन, आपका कंपटीशन कितना है। अगर बहुत ही टफ कंपटीशन है, जैसे आपने लास्ट से पढ़ा होगा ओलिगोपोली में बहुत ही टफ कंपटीशन है, उसके लिए एक वर्ड यूज होता था कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत गला काट प्रतिस्पर्धा कहते हैं हिंदी में। बहुत टफ कंपटीशन है, ऐसे में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि कंपटीशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा है, आपकी मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आप काफ़ी आगे चल रहे हो, तो ऐसे में आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिमांड के हिसाब से स्टॉक बना सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लास्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जब प्राइसेस राइज कर रही होती हैं, जब प्राइसेस राइज, और ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स लाइन में पढ़ी थी। माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर होता है। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम एक जने की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल, वी टॉक अबाउट अ फर्म, वी टॉक अबाउट अ पीपल। लेकिन जब मैक्रो की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ कंट्री, होल इकोनॉमी। किसी एक चीज़ की प्राइस बढ़ना जो है, कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, दैट इज़ नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तब कहलाता है, महंगाई तब कहलाती है जब ऑल टुगेदर सभी चीज़ों की प्राइस बढ़ती है। अभी पता नहीं मुझे इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ लिया है, आपके सिलेबस में है ये 12th में इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फ्लेशन लीड्स टू इन्फ्लेशन। महंगाई को बढ़ाता है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे महंगे में, फिर उसे आगे महंगे में बेचेंगे। जब वो आगे महंगे में बिकेगा तो हर चीज़ जो उसका इफेक्ट और आगे पड़ेगा, आगे से आपको रॉ मटेरियल फिर महंगा मिलना शुरू हो जाएगा, एक साइकिलिकल इफेक्ट पड़ता है। तो जब अगर हमारे यहाँ काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, हाई इन्फ्लेशन है, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल कॉस्टली मिलेगा पिछली बार से भी ज़्यादा में। अगर इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन है कंट्री में, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। जब महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, तो आपको जितना ज़्यादा राइज कर रहा है उतनी ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए।